नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में सभी प्रस्तावों पर आधिकारिक जानकारी दी गई। बैठक में लगभग 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें अयोध्या से लेकर प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सबसे चर्चित प्रस्तावों में अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय बनाने का मसौदा शामिल है। यह परियोजना रामनगरी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इसके अलावा बैठक में यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और इसके लागू होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश का आसान मार्ग मिलेगा। इसके अलावा खेलकूद, पर्यटन, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, कारागार और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। योगी सरकार की यह बैठक प्रदेश के विकास और राजनीतिक फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके परिणाम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनते हैं। कफ सिरप तस्करी के मामले में एसआईटी ने सरगना शुभम जायसवाल की रांची स्थित मुख्य फर्म और जनपद के 3 मेडिकल फर्म संचालकों के 5 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। एसआईटी इन फ्रीज खातों के लेन देन की जांच कर रही है। इसमें सेंट्रल जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की मदद ली जा रही है। वहीं 1-2 दिन में अन्य फर्म संचालकों को भी बैंक खाते फ्रीज कराने की तैयारी है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में शैली ट्रेडर्स रांची के प्रोप्राइटर भोला प्रसाद और उसका बेटा शुभम जायसवाल सरगना है, जो वर्ष 2023 से जिले के दवा कारोबारियों को अपने नेटवर्क में शामिल किए थे। एसआईटी की अब तक की जांच में 15 नाम सामने आ चुके हैं। एसआईटी ने शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स रांची के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है और जौनपुर एसआईटी का नेतृत्व कर रहे ट्रेनी आईपीएस गौरी गुप्ता ने बताया कि ये खाते यूबीआई और एचडीएफसी बैंक के हैं। इन खातों में से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। फिलहाल जांच की जा रही है और 1-2 दिन में बाकी फर्मों के खातों को भी फ्रीज कराया जाएगा। शामली के वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बावरिया गिरोह का सरगना और 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया, जबकि उसका साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल हो गया। दोनों ओर से फायरिंग में एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हो गए, जबकि झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में गोली लगकर निकल गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर बावरिया गिरोह के सदस्य किसी वारदात की तैयारी में है। इस पर झिंझाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया, जबकि उसका साथी राहुल मौके से फरार हो गया। घायल हेड कांस्टेबल हरविंदर को 79 में से जिला अस्पताल रेफर किया गया और बदमाश के पास एक कार्बाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि मिथुन पर शामली से 1 लाख और बागपत पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कांवड़ यात्रा के दौरान उसने बागपत में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार अपराध करता रहा। उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह दिल्ली, पंजाब, वेस्ट यूपी, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में लगातार अपराध करता रहा। उसका मकसद कई राज्यों में अपना प्रभाव और खौफ फैलाना था। चैरिटी के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नेपाल में फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। उद्देश्य भारत पर 2 तरफा नजर रखने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की खुफिया जानकारी जुटाना है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सबसे संवेदनशील गोरखपुर और लखनऊ बताया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी नजर है और दिल्ली धमाके की कड़ियां तुर्की और फिर नेपाल से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती से सीमावर्ती जिलों के 5 संदिग्ध डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। अभी तक एक विदेश भाग गया है और उसके यात्रा कार्यक्रम और दिल्ली धमाके के बाद अचानक विदेश यात्रा ने संदेह गहरा दिया है। नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई आईबी की रिपोर्ट पर भी सीमावर्ती जिलों में चैरिटी के नाम पर चल रहे खेल का जिक्र है। 15 नवंबर को बहराइच से पकड़े गए 2 संदिग्ध ब्रिटिश नागरिक भी चैरिटी के लिए ही नेपाल पहुंचे थे। इनमें पाकिस्तानी मूल के हसन अमान सलीम की पत्नी बांग्लादेश की है और वह भी पति के साथ पहले नेपाल जा चुकी है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना का पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब भी चैरिटी के नाम पर भारत से सटे लंबिनी क्षेत्र में सक्रिय रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार चैरिटी मेडिकल कैंप, रिसर्च और सेमिनार के नाम पर पाकिस्तानियों की आवाजाही बढ़ी हुई है।
यूपी के बलरामपुर में फुलवरिया बाईपास पर सुबह निजी बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 25 लोग घायल हो गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि 5 गंभीर घायलों को बहराइच रेफर किया गया। यात्रियों को सनौली से दिल्ली लेकर आ रही निजी बस की भिड़ंत एक मालवाहक ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही क्षण में बस और ट्रक दोनों में आग भड़क उठी। स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और दमकल टीम ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाने और राहत बचाव कार्य शुरू किया और घटना की सूचना मिलने पर ही जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलकर उनकी स्थिति जानी और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां अरनिया क्षेत्र के सुरजावाली गांव में रहने वाले 9 वर्षीय बच्चे सत्यदेव की रेबीज से मौत हो गई। परिवार को कुत्ते के काटने की जानकारी नहीं होने के कारण समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया। सत्यदेव को 3 दिन पहले बुखार आया, जिस पर परिवार ने गांव के डॉक्टर से दवा ली। हालांकि समय के साथ बच्चे में रेबीज के लक्षण बढ़ने लगे और कुत्ते के काटने पर ध्यान न देने और थोड़ी लापरवाही के कारण बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई और बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजन सत्यदेव को अलीगढ़ ले गए। वहां से दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली के अंबन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्चे को देखते हुए रेबीज से ग्रसित घोषित किया। डॉक्टर ने बताया कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। परिवार ने बच्चे को इलाज के लिए भरतपुर भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। सत्यदेव में पानी से डरना और कुत्ते जैसी हरकतें करने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। सुबह सत्यदेव का शव गांव सुरजावाली पहुंचा, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर न्यू आगरा को आदेश देकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा है। वाद की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की गई है। अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को न्यायालय में कंगना रनौत के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि संसद ने 26 अगस्त 2024 को किसानों के लिए दिए गए बयान में अपमानजनक बातें बोली थी और उनके बयान से उनकी और लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के 6 मई 2025 को परिवाद खारिज करने के बाद वादी ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था और स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया था और वादी ने पुलिस की रिपोर्ट को अधूरा बताया था और इसके बाद न्यायालय ने दूसरी बार थाना न्यू आगरा से जांच रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के करछना इलाके में हुई रोड रेज की घटना ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। शादी में शामिल होने घर आए सेना के जवान पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल जवान लखनऊ के मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसे। घटना के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। धरवारा निवासी उमाकांत सिंह ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनके छोटे बेटे 28 वर्षीय विवेक सिंह, जो दिल्ली में सेना में तैनात थे, 29 नवंबर को अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने घर आए थे और विवेक अपने दोस्त विनय जैन को गांव के ही करण सिंह के साथ कार से कोडार बाजार छोड़ने जा रहे थे और वापसी के दौरान दरबारा मोड़ के पास बारात से लौट रही एक स्कॉर्पियो कार में सवार युवकों से ओवरटेक को लेकर बहस हो गई और विवाद बढ़ने पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने लाठी डंडों से विवेक की बेरहमी से पिटाई की। सिर पर गंभीर चोट लगने से वे बेहोश होकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल विवेक को पहले करछना सीएससी ले जाया गया। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें मिलिट्री अस्पताल में लेकर लखनऊ रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। विवेक के पिता उमाकांत सिंह की तहरीर पर करछना पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव ने बताया कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 29/30 नवंबर की रात्रि करीब 2 बजे के आसपास जब विवेक कुमार सिंह, जो सेना इंटेलिजेंस में कार्यरत थे, ये धरवारा की तरफ आ रहे थे एक शादी के कार्यक्रम से वापस। अपने 4 पहिया वाहन से थे अपने कुछ मित्रों के साथ। तो पीछे से आने वाली एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा रोड रेज के पश्चात इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कि विवेक सिंह को गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोटों के उपरांत तत्काल परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई है।
जो मृतक हैं उनके पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पे थाना करसना में सुसंगत धाराओं में जो हत्या की धाराएं हैं 103 सबसेक्शन 2 बीएनएस इत्यादि में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जो 5 इसमें नामजद अभियुक्त हैं, राजकमल पांडे जो उपनिरीक्षक हैं मिर्ज़ापुर में जिनकी तैनाती है, इसके साथ साथ दिनेश कुमार यादव जो वाहन स्वामी और अधिवक्ता है, राजीव ठाकुर जो कि सेना में कार्यरत एक अन्य जवान है, इसके साथ साथ भाईलाल यादव और राजू अग्रहरी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और थाना करछना पुलिस द्वारा जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार प्रदेश में पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्ष 2025 के नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। जलवायु प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से आगामी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौरान प्रदेश में ठंडक का असर सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक शीत ऋतु में विशेषकर दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में औसत तापमान सामान्य से कम रह सकता है। शीतलहर बढ़ने से जनजीवन और कृषि गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने और समय रहते आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने की सलाह दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।